दोस्तों, राजनीति में शाब्दिक हिंसा आम बात है, लेकिन जब शारीरिक हिंसा होती है तब तकलीफ होती है, क्योंकि शारीरिक हिंसा में पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर आफत आती है। बड़े बड़े नेता फिर भी बच जाते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका सुरक्षा कवच चलता है, उनकी बुलेट प्रूफ कारें चलती है, इसलिए हमला तो होता है लेकिन उनको आंच नहीं आती। लेकिन जो पार्टियों के साधारण कार्यकर्ता होते हैं, जो एक सैनिक और योद्धा की तरह अपनी पार्टी के सिंबल के लिए लड़ते हैं, उन पर अक्सर आंच आती है। और ये बहुत खतरनाक पहलू है राजनीति का। अगर देखा जाए तो ये संवेदनशील पहलू भी है, लेकिन संवेदना राजनीति में होती कहाँ है। अगर राजनीति के लोग अपनी पार्टी के विस्तार के लिए कार्यकर्ताओं पर शाब्दिक हमलों के बजाय अगर शारीरिक हमले करना बंद कर दे तो फिर इस स्थिति से बचा जा सकता है। अफसोस की बात है कि बंगाल की राजनीति में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि बंगाल की राजनीति के लिए ये कहा जाए तो शायद कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर इस तरह के द्वंद्व, इस तरह के युद्ध तो हुए हैं, पर सवाल ये है कि आखिर राजनीति में खून खराबा कब तक होता रहेगा। सरकार बचाने के लिए या सरकार बनाने के लिए पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की बलि, अपने कार्यकर्ताओं की भेंटें कब तक चढ़ाती रहेगी। सवाल ये भी है कि जो साधारण कार्यकर्ता अपनी जान गंवा देते हैं, उनके परिवारों पर जो आफत आती है, क्या उनकी याद फिर वो पार्टी क्या हमेशा के लिए रख पाती है? एक बार जब घटना होती है तो ये न्यूज़ बनती है, और इस न्यूज़ के आधार पर राजनीति का एक नया मंच बनता है। उस वक्त बड़े बड़े नेता भी उस कार्यकर्ता का नाम लेते हैं, यह कहते हैं कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन आप उनके परिवार से पूछिए कि उस व्यक्ति के चले जाने से उसके परिवार की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। कई बार यह होता है कि वही व्यक्ति उस परिवार का भरण पोषण करने वाला होता था, और जब भरण पोषण करने वाला चला जाए, या बूढ़े पिता की लाठी टूट जाए, या किसी बहन की राखी निकल जाए, या फिर कोई मांग का सिंदूर एकदम युवावस्था में भावनाओं के उफान में, राजनीतिक घमासान में अगर चला जाए, ये बेमौत की मौत होती है साहब। पार्टियां कितनी याद रखती है। जब संघर्ष होता है तो ये साधारण कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलते हैं, और जब सरकार बनती है तो माफ कीजिएगा, बड़े नेता उस सरकार की मलाई खाते हैं। ये छोटे कार्यकर्ता जो अपनी जान गंवा देते हैं, उन्हें कितने लोग याद रखते हैं। मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूंगा कि हर व्यक्ति भूल जाता है या हर कार्यकर्ता को भुला दिया जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को खानापूर्ति के लिए याद रखा जाए, कुछ लोगों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, कुछ लोगों के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन क्या सबको न्याय मिल पाता है? क्या सबको आधार मिल पाता है? क्या सबके परिवार का संरक्षण हो पाता है? एक व्यक्ति के चले जाने के बाद उस परिवार में जो रिक्तता होती है, जो शून्यता होती है भावनाओं की, उसे तो कोई नहीं पाट सकता, करोड़ों रुपए देकर के भी नहीं पाटी जा सकती। लेकिन उस परिवार के भरण पोषण के लिए, सम्मान से जीवन यापन के लिए, उस परिवार को भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, इस बात की गारंटी क्या कोई पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को देती है? यह सवाल है। और हालात ये कहते हैं कि इन कार्यकर्ताओं की जान पर
सरकारें बन जाती है, सीटें आ जाती है, भावनाओं का एक उफान बनता है, सामने वाली पार्टी पर आरोप लगता है, जनता के बीच एक माहौल बनता है, लेकिन उस कार्यकर्ता के परिवार को क्या मिलता है? यह सवाल सबसे बड़ा गंभीर है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि राजनीति क्या खूनी होनी चाहिए? क्या सियासत में हिंसा जरूरी है? क्या हम शाब्दिक रूप से अपनी बात कह करके लोगों तक नहीं पहुंच सकते? यहां पर जो इलाका दखल की प्रक्रिया हो रही है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं पर जा सकता है। आप अगर उसके क्षेत्र के सांसद हैं, आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं कि दूसरी पार्टी के लोग आपके उस क्षेत्र में आ नहीं सकते। बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति तो यह कहती है कि अतिथि देवो भव, स्वागत होना चाहिए। उनको अपनी बात रखने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी बात रखिए। अगर आपने अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम किया है तो फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, आपके अपने उन लोगों का दिल कोई बरगला नहीं सकता। लेकिन जब भी हमले की साजिशें होती है, चाहे कोई पार्टी करे, किसी के साथ करे, इसका मतलब साफ होता है कि उस पार्टी के लोगों को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं होता। इसका मतलब साफ होता है कि उन लोगों का अपने क्षेत्र में उचित काम किया हुआ नहीं होता, और इसलिए वो बाहुबल से एक आतंक और दहशत का माहौल बनाते हैं ताकि लोग कुछ बोल न सके। जो दूसरी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या जो मीडिया आती है, उनके सामने वो अपनी हकीकत बयान न कर सके। वो आतंक और दहशत के माहौल से लोगों को चुप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब लोकतंत्र का पर्व आता है तो वो चुप्पी फिर बैलेट बॉक्स में टूटती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बैलेट बॉक्स में भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी उनकी दादागिरी चलती है। आपको इतना डरा दिया जाता है कि अगर आपके क्षेत्र से अगर हमें बढ़त नहीं मिली तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब बेचारे दुकानदार, वे लोग जो सड़क पर रहकर के काम करते हैं, जिनका उधर से आना जाना होता है, कौन खिलाफत करे? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये सियासत है? क्या इस तरह सरकार को चलना चाहिए? क्या इस तरह पार्टियों को चलना चाहिए? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इस तरह की प्रवृत्तियां प्राय सभी पार्टियों में है। मैं ये भी मानता हूं हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों की बात यहां पर चलती नहीं। उन्हें भी अपने स्वर, अपने सुर दबाने पड़ते हैं। जो चल रहा होता है उसका दबे स्वरों में समर्थन करना पड़ता है या फिर मौन रहना पड़ता है। ये राजनीति में अव्यवस्था है, ये राजनीति में कुप्रथा है, ये राजनीति में विसंगति है। देश को खूनी सियासत से बचाइए। सरकार खून करके या खूनी माहौल बना करके नहीं बनाई जाती और नहीं बचाई जाती है। सरकार सद्भावना के माहौल से, सेवा के कार्य से बनाई जाती है और उसी से बचाई जाती है। अगर आपने काम नेक किया है, जनता के साथ आप खड़े रहे हैं, तो चाहे कोई कितना ही क्यों ना आकर के जनता को बरगलाने की कोशिश कर ले, वो जनता टस से मस नहीं होती। लेकिन इसका मतलब साफ होता है, जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, करवाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन लोगों ने जनता के लिए काम नहीं किया होता है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में यह घमासान बंगाल की संस्कृति पर एक तरह से प्रहार है। बंगाल की संस्कृति क्रांतिकारी रही है, लेकिन बंगाल की संस्कृति इस तरह की अराजकता की कभी नहीं रही है। पर यहाँ की राजनीति में कमोवेश यही चलता रहा है, चाहे सरकार किसी की रही है। ये दुखद है। और
2021 के भारत में भी अगर राजनीति इस तरह से षड्यंत्र करती रहेगी, इस तरह से दहशत करती रहेगी, तो फिर प्रदेश का विकास कैसे होगा और जनता में विश्वास कैसे होगा, ये लाख टके का सवाल है। बंगाल में अब निकाय चुनाव आने वाले हैं और निकाय चुनाव के जाते ही विधानसभा चुनाव एकदम अब साफ दिख रहे हैं और इन्हीं चुनावों को देख करके भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में घमासान मच गया है। हालांकि वाम मोर्चा और कांग्रेस यहाँ विशेष कुछ कर पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए वे लोग मुझे लगता है कि तमाशबीन होकर के तमाशा देख रहे हैं या फिर साथ जुट कर के अपनी कोई रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई, कांटे की लड़ाई भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बचाने की जुगत में है और जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में भगवा लहराने की तैयारी में है। परिणाम क्या होगा ये बंगाल की जनता को तय करना है। चुनाव कितने निष्पक्ष होंगे, मतदाता इस आतंक और दहशत के माहौल में घर से बाहर कितना निकलेंगे, कितने वोट दे पाएंगे, राजनीतिक समीकरण कितने पलटेंगे, जातिगत समीकरण कितना प्रभाव करेंगे और कितने युवा हालातों को देख करके निर्णय करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बात साफ है कि राजनीति खूनी हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए पाप है। व्यूअर्स, ऑडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा मंतव्य किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष और विपक्ष का नहीं है। मेरा मंतव्य हालातों का निष्पक्ष विवेचन है और मैं फिर कह रहा हूँ, सभी पार्टियाँ अपने अपने तरीके से वो सब कुछ करती है जो उन्हें कभी नहीं भी करना चाहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।